नमस्कार, मैं विनोद गढ़वाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। स्टडी विथ विनोद गढ़वाल चैनल पर हमारी राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है और राज्य व्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सन 1892 के भारत परिषद अधिनियम पर चर्चा करेंगे। आज 3 जून 2020 दिन बुधवार है और 3 जून का भारतीय इतिहास भारतीय राजनीति में बहुत महत्व है, क्योंकि आज ही के दिन सन 3 जून 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की योजना आई थी और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत अखंड भारत को 2 राष्ट्रों में विभाजित कर दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। खैर, इसे हम जब 1947 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे। हम तो हमारा जो आज का टॉपिक है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, उस पर चर्चा करते हैं। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसका बहुत महत्व है। मैं यहाँ पर आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा जो राज्य व्यवस्था पर वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको आप ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि मेरे द्वारा जो वीडियो तैयार किए जा रहे हैं वे आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु बनाए जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप आसानी से सभी परीक्षाओं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं क्यों ना हो, उनको आसानी से उत्तीर्ण करें और एक सफल नागरिक बने। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप लगातार मेरे वीडियो को सुने, उनका गहराई से अध्ययन करें। मैं अपने वीडियो में वे सभी तथ्य, वे सभी जानकारी आपको गहराई से दे रहा हूं जिनको की परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। राज्य व्यवस्था पर अभी तक मैंने 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज यह मेरा 14वां वीडियो है और राज्य व्यवस्था में हमने पहला चरण पूरा कर लिया है भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया का, जो कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित होने से 1857 के मध्य जो अधिनियम आए उनको विस्तार से पढ़ा। और दूसरे चरण में हमने अब तक 1858 का भारत शासन अधिनियम, पिछले वीडियो में 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम और 1876 का शाही उपाधि अधिनियम को विस्तार से पढ़ा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक और क्रमबद्ध रूप से पढ़ें। ऐसा नहीं कि आज आप 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ रहे हैं, कल आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, फिर परसों आप 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी सफलता से बहुत दूर हो जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई को और कठिन बना लेंगे। आपकी पढ़ाई आसानी से हो, इसलिए आपको आवश्यक है कि जो मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं और जिस क्रम से तैयार कर रहा हूं, आप उसी क्रम से उनका अध्ययन करें, गहराई पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुने और वीडियो को लगातार न केवल सुने बल्कि अंत तक सुने और जो तथ्य, जो जानकारी मैं दे रहा हूं उनको कॉपी में नोट डाउन भी करें, जिससे आप परीक्षा को खेल खेल में आसानी से उत्तीर्ण कर जाइए। आपको पता ही नहीं चले कि हम कोई प्रतियोगी परीक्षा में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत आसानी से आपको एक कहानी के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम पर। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है वह कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसमें
संवैधानिक सुधारों की बात कही गई थी और उन्हीं सुधारों को इस अधिनियम में भी आगे बढ़ाया गया है। किंतु जैसा कि मेरा अब तक का वीडियो बनाने का जो दृष्टिकोण रहा है, उसके तहत ही मैं आज भी आपको वीडियो बताऊंगा, जिसमें मैं बताते रहा हूं आपको कि किन कारणों से अधिनियम आए, उनके पीछे की क्या पृष्ठभूमि थी, क्या कारण थे। तो उसी सिलसिले को हम आज भी जारी रखते हैं। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, वह क्यों आया, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, इसके क्या कारण थे, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको जो घटनाएं घटी है 3-4 वह बता दूंगा और संक्षिप्त ही बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे आते हैं कि सर वीडियो छोटे करें। मैं आपको बता दूं कि वीडियो छोटे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10 मिनट में वीडियो तैयार किया जा सकता है, जिसमें आपको मौलिक जानकारी पॉइंट टू पॉइंट बताई जा सकती है। इसका नुकसान आपको होगा। नुकसान क्या होगा कि आप उन कारणों को गहराई से नहीं समझ पाओगे जो कारण अधिनियम को आने में उत्तरदायी रहे हैं। वे तथ्य, वे जानकारियाँ आपसे छूट जाएंगी छोटे वीडियो के चक्कर में। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा समय निकालें और ध्यान से वीडियो को सुनें, ताकि आपकी जानकारी के आगे और कोई टिक ना सके। मैं कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो आप छोटे से छोटे रख सकूं, लेकिन उतने छोटे भी नहीं कि आपको जानकारियों से ही महरूम कर दूं। बहरहाल 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, उसके 4 महत्वपूर्ण कारण रहे। नंबर 1, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसमें भारत आज़ाद तो नहीं हो पाए, किंतु भारतीयों में एक नवीन चेतना आ गई, उनमें जागरूकता आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को वो भारत से समाप्त करने में सफल रहे। महारानी विक्टोरिया के हाथों में शासन की बागडोर आ गई। अब भारतीय चाहते थे कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई छल ना हो, उनका कुछ शोषण नहीं किया जा सके। इस हेतु वो जागरूक रहने लगे। एक कारण यह रहा। दूसरा कारण रहा सन 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सन 1878 में लॉर्ड रिटन भारत के वायसराय थे। वर्नाकुलर का मतलब होता है देशी, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन पर। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से जो देशी भाषाओं में, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनमें समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया, उनको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। मैं आपको बता दूं कि इस समय अंग्रेजी भाषा के 20 समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, जबकि देशी भाषाओं में लगभग 200 समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। तो अंग्रेजी भाषा पढ़ पाना हर किसी भारतीय के बस में नहीं था। भारतीय जो थे वो देशी भाषाओं में पेपर को पढ़ते थे और समझते थे कि सरकार की क्या नीतियाँ आ रही है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो लॉर्ड रिटन ने सोचा कि ये ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, समझ जाएंगे, सोचेंगे तो हमारी नीतियों का विरोध करेंगे और कोई बखेड़ा खड़ा ना हो। इस दृष्टि से उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और भारतीय समाचारों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं इसको विस्तार से समझा दूंगा किसी अन्य वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण रहा वह एल्बर्ट बिल रहा। सन 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय रहे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो कि उदारवादी व्यक्तित्व थे, कुशल प्रशासक थे, वे भारतीय और अंग्रेजों के बीच भेदभाव समाप्त करना चाहते थे, जिस हेतु एल्बर्ट बिल लाया गया। अब एल्बर्ट बिल को थोड़ा सा हम समझें तो इसके लिए हमें 1833 का चार्टर अधिनियम में झांकना होगा। 1833 का जब चार्टर अधिनियम आया था तो जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल बने और
इसी अधिनियम के द्वारा जो उनकी विधान परिषद थी उसकी सदस्य संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई, किंतु जो चौथा सदस्य होगा उसके लिए यह अनिवार्य किया गया कि वह कानूनी विशेषज्ञ हो। और हमने देखा था कि लॉर्ड मैकाले पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुए। तो 1883 में लॉर्ड रिपन की जो विधान परिषद थी उसमें कानूनी विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे थे सीपी एल्बर्ट। और एल्बर्ट को रिपन ने एक ड्राफ्ट तैयार करने का दायित्व दिया और एल्बर्ट ने उस ड्राफ्ट को तैयार किया। इसी कारण इसे एल्बर्ट बिल कहा जाता है। एल्बर्ट बिल में यह प्रावधान किया गया था कि जितने भी जिला न्यायालय हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनके जो जजेज होंगे, चाहे वे भारतीय हों या यूरोपीय, तो भारतीय न्यायाधीशों को, भारतीय जजों को यह अधिकार दिया गया कि वे भी ब्रिटिश लोगों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं, उन पर अपना निर्णय दे सकते हैं। जैसे ही एल्बर्ट बिल आया तो इसका घोर विरोध हुआ। यह विरोध भारतीयों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने किया। इसे भी हम विस्तार से आपके कमेंट के बाद मैं समझा दूंगा। तो विरोध हुआ और इसका विरोध का परिणाम यह रहा कि 1884 में एल्बर्ट बिल वापस ले लिया। एल्बर्ट बिल वापस हुआ तो भारतीयों को यह समझ में आ गया कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते ये 1883 में संगठित भी हुए थे और एक समूह के रूप में अपने आप को स्थापित करने की यहाँ से इनकी मंशा जाहिर हुई। एक अन्य कारण रहा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हम सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. व्यूम ने की। लॉर्ड डफरिन इस समय वायसराय थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 28 दिसंबर 1885 में हुई तो प्रारंभिक जो कांग्रेसी रहे उनको उदारवादी के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये कुछ महान नेता रहे और यह सरकार से संवैधानिक मांगों के तहत अपनी बातें मनवाना चाहते थे। 1885 से 1891 तक कांग्रेस द्वारा विभिन्न मांगें सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की गई और इस समय अवधि में कांग्रेस ने पूरे भारत में अपने पैर जमा लिए थे। तो ब्रिटिश सरकार भी कांग्रेस की इन मांगों को देख रही थी और कांग्रेस ने एक नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। एक प्रकार का अल्टीमेटम अब सरकार को दे दिया, जिससे ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार कुछ परेशानी में आई और उन्होंने कोशिश की कि अब कांग्रेस को कुछ संतुष्ट किया जाए, नहीं तो फिर कोई बड़ा आंदोलन 1857 जैसा खड़ा ना हो जाए और हमको कोई मुसीबत आए। जिसके चलते सन 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। तो ये सभी कारण रहे 1885 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1883 का एल्बर्ट बिल, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसने 1892 के भारत परिषद अधिनियम को लाने में अपना योगदान दिया। अब जब भारत परिषद अधिनियम 1892 आया तो इसे 1861 के परिषद अधिनियम को आगे बढ़ाया गया। जो संवैधानिक सुधार चालू किए गए थे उन संवैधानिक सुधारों को ही आगे बढ़ाया गया और कांग्रेस की मांग भी यही थी। प्रारंभ में कुछ समय तक भारतीयों ने इसे लॉर्ड क्राउन अधिनियम का नाम भी दिया है। तो संवैधानिक सुधारों की मांग क्या क्या की गई।
भारत परिषद अधिनियम के क्या मुख्य प्रावधान थे, क्या मुख्य विशेषताएं थी, क्या मुख्य बातें थी, अब उनको क्रमबद्ध रूप से देखते हैं। नंबर 1, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या की वृद्धि। सन 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद थी, याद रखिए अभी संसद नहीं आई है, अभी विधान परिषद ही चल रही है। तो जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसकी सदस्य संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। इसमें 2/5 का रेशो रखा गया नॉन ऑफिशियल मेंबर और ऑफिशियल मेंबर। ऑफिशियल मेंबर जो कि सरकारी सदस्य होते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो कि गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिनमें भारतीय होते थे। तो जो कांग्रेस की मांग थी कि उनको प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, तो इस अधिनियम से उस मांग को कहीं ना कहीं पूरा करने का प्रयास किया गया। नंबर 2, प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार। 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा जो प्रांतों में विधान परिषद थी उनका भी विस्तार किया गया। देखा था हमने जो नए नए राज्य बनाए गए थे, नए नए प्रांत बनाए गए थे, जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए थे, 1861 के अधिनियम में हमने देखा है। तो इन प्रांतीय विधान परिषदों का भी विस्तार किया गया और न्यूनतम 8 सदस्य अधिकतम 20 सदस्य रखने की बात इसमें कही गई। जो बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रांत थे उनमें न्यूनतम 8 सदस्य होंगे और अधिकतम 20 सदस्य होंगे, जबकि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के लिए 15 सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई। तो कांग्रेस की मांग यहाँ पर भी पूरी करने का प्रयास किया गया और यहाँ पर भी वही 2/5 का रेशो रखा गया। प्रतिनिधित्व तो बढ़ा दिया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल मेंबर। जो विस्तार किया गया उसमें अभी भी बहुमत अंग्रेजों का ही रहता था, ऑफिशियल मेंबर ज़्यादा रहते थे, किंतु हाँ संख्या बढ़ा दी गई, दिखाया गया कि हम आपको प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं। नंबर 3, केंद्रीय विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि। 1892 के भारत परिषद अधिनियम से जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसके कार्यों में वृद्धि कर दी गई। अब भारतीयों को यह अधिकार दिया गया कि वह बजट पर बहस कर सकते हैं, वह बजट पर चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उनकी सूचना पहले से देना होगी, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। तो बजट पर आप बहस कर सकते हो। बहस का मतलब है कि आप वाद विवाद कर सकते हो, ऐसा नहीं कि दंगल कर लिया, झगड़ा करा, या नहीं। बहस करने का अधिकार दिया गया जो कि कांग्रेस की मांग थी। प्रश्न पूछ सकते हो किंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, यानी कि आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दिया गया है, आप उससे संतुष्ट रहें। अनुपूरक का मतलब होता है कोई क्रॉस क्वेश्चन ना किया जाए। तो भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, ना ही उन्हें मतदान करने का अधिकार दिया गया। अभी भी 2 अधिकारों से वे वंचित हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और मत देने का अधिकार। कुल मिलाकर कांग्रेस की कुछ मांगों को पूरा करके उसको कुछ समय तक शांत करने का प्रयास किया गया। नंबर 4, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। भारत परिषद अधिनियम 1892 से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। हालांकि अधिनियम में कहीं पर भी निर्वाचन या चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं है, फिर भी माना जाता है कि यहाँ से अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई,
क्योंकि इस अधिनियम में लिखा गया था कि निश्चित समिति द्वारा नामांकन की प्रक्रिया, जो विधान परिषद थी उनमें सदस्य मनोनीत किए जाते थे, किंतु मनोनीत करने के लिए यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय होते थे वे, जिला परिषद, नगर परिषद, व्यापारी संघ, बंगाल चैम्बर कॉमर्स, ये सभी सदस्यों को मनोनीत करने की अनुशंसा करते थे और उनकी ही अनुशंसा पर फिर वायसराय या लेफ्टिनेंट गवर्नर सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता था। तो हम कह सकते हैं कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से निश्चित समिति द्वारा नामांकन प्रक्रिया के नाम पर। पांचवा और अंतिम, सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन। कांग्रेस की एक मांग थी कि जो सिविल सर्विस परीक्षा होती है उसका आयोजन भारत में भी किया जाए। भारत बड़ा देश है और यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है, हम भारतीय लंदन परीक्षा क्यों देने जाएं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अब सिविल सर्विस की जो परीक्षा होगी वह भारत में भी आयोजित करवाई जाएगी। तो यही सब कुछ था 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। उम्मीद है कि आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। कोशिश की है कि छोटा और संक्षिप्त वीडियो रख सकूं। अब आप आज के प्रश्न नोट करिए। प्रश्न क्रमांक 1, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया? नंबर 2, लॉर्ड रिपन कब भारत के वायसराय बने? लॉर्ड रिपन भारत के कब वायसराय बने? नंबर 3, केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने रखे जाएंगे? केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य रखे जाएंगे? प्रश्न क्रमांक 4, भारतीयों को किस पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया? भारतीयों को किस पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया? नंबर 5, किस अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित होने लगी? किस अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित होने लगी? उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने साथियों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान का दीप हर जगह जलना चाहिए। ज्ञान का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से होना चाहिए। और यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम के रूप में, और 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम रहेगा वह भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना अब घटेगी। और वह घटना क्या होगी, इसके लिए आप स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर बने रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद एंड थैंक यू टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Pause button.